अब इसके बाद में एसिड का रिएक्शन हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, या हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर वर्ड में ज़रा ध्यान देना। मोर रिएक्टिव मेटल्स मीन्स दोज मेटल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन एबव साइड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर प्रेजेंट हैं वे नीचे वाले मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर का पोजीशन डाउन साइड में है और जिंक या मैग्नीशियम का पोजीशन ऊपर साइड में है। हमने ले लिया CuSO4, इसका पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन साइड में, मतलब कम रिएक्टिव है। मेंशन हियर एक्वस, जो कम रिएक्टिव मेटल होगा उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेंगे, एक्वस नोट कर दिए। इस पर जिंक मेटल डाल दो, धीरे धीरे करके क्या बनेगा, ये जिंक के ऊपर अपना लेयर बना लेगा सॉलिड कॉपर का, कॉपर सॉलिड, और जिंक कुछ अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा, बना लेगा जिंक सल्फेट। और देखना, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें आयरन की नेल को डाल दिए। कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन है, उसमें इतनी बड़ी आयरन की नेल को डाल दो और 1 घंटे बाद फिर चेक करते हैं तो क्या होगा, इट फॉर्म्स ये FeSO4। ये किस कलर का होगा कॉपर सल्फेट पता है, ब्लू कलर का, और ये लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और कॉपर मेटल सॉलिड फ्री हो जाएगा। मीन्स जब उस नेल को कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर सॉल्यूशन में डालेंगे 1 या 2 घंटे बाद देखिएगा उस आयरन नेल के ऊपर एक लेयर ब्राउन कलर का बन जाएगा। ला करके हाथ में ऐसे लगा दोगे तो जो ऊपर कॉपर उसमें लगा होगा सब यहाँ हाथ में लग जाएगा और नेल फ्री हो जाएगी। तो आयरन का पोजीशन क्या है, अपर साइड में है, दे आर मोर रिएक्टिव। पोजीशन ऑफ कॉपर इज डाउन साइड, सो दे आर लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर स्कूल में सपोज दैट आपने बदमाशी किया तो स्कूल का प्रिंसिपल आपको 2-4 दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है। आप नहीं कर सकते हैं कि प्रिंसिपल साहब कल से आप स्कूल मत दिखाई दीजिएगा, नहीं, बिकॉज पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल इज हायर देन स्टूडेंट। क्लियर कंसेप्ट हुआ। तो हमने यहाँ बता दिया कि जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं वे मेटल लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के को सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। एक आपको क्वेश्चन और बताना है कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो वाटर में डालने पर नाइट्रिक एसिड है जिसमें मेटल के डालने पर मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होने के रीजन से वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। अब रिएक्टिविटी हमने बता दिया। मेटल को हीट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड जनरली व्हिच आर बेसिक इन नेचर, ये भी समझा दिया आपको। अब रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज जो NCERT में दिया गया है उसको आप याद कर लेना तो फार बेटर होगा। कुछ क्वेश्चन मैं बताने चला हूँ आपको, जैसे स्टेट द रीजन for the following behaves with zinc metal. On placing a piece of zinc metal in a solution of mercury chloride, means HgCl2 के solution में जिंक पीस को डाला गया, it's acquire a shiny silvery surface, but when it is placed in the solution of magnesium sulfate no change of is observed.
रियल में जब मर्क्यूरी क्लोराइड में जिंक मेटल को डाला गया तो जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, मर्क्यूरी क्लोराइड से मरकरी को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया जिंक क्लोराइड। तो मरकरी जो डिस्प्लेस हुआ, मरकरी फ्री हो गया, वो शाइनिंग कलर शो करेगा। लेकिन यहाँ दूसरा दिया गया है, दूसरा मेटल मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में अगर जिंक को डाला गया तो देर इज नो एक्शन बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, इस रीजन से एक्शन नहीं होगा। अब कुछ रिएक्शन मैं नोट करूंगा, उसमें आपको बताना होगा रिएक्शन होगा या नहीं। जैसे यहाँ देखिए आप, मैंने ले लिया AlCl3 सोल्यूशन प्लस Cu। रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, मेंशन हियर एक्वस। एल्युमिनियम का क्लोराइड या एल्युमिनियम सल्फेट ले लो, उसमें कॉपर की रॉड को डाल दो, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं? आंसर है देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, सो कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस एल्युमिनियम फ्रॉम देयर सॉल्ट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। मेंशन हियर नो रिएक्शन। एक और देखिएगा, मैंने FeSO4 का सोल्यूशन ले लिया, फेरस सल्फेट का, मेंशन हियर एक्वस। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ले लिए और इसमें कॉपर की रॉड को डिप कर दिए, दैट इज सॉलिड, मेंशन हियर नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर कम रिएक्टिव होने की रीजन से आयरन से ये कॉपर मीन्स कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन क्या करेगा? कोई एक्शन नहीं करेगा। अब कुछ पॉइंट और बताने हैं, जैसे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी मेटल का लेयर चढ़ा देना, इसका नाम है एनोडाइजिंग। डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कहते हैं एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फार्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो थिक लेयर किसी मेटल के ऊपर बना देना, इसका नाम है एनोडाइजिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। व्हाट इज एनोडाइजिंग? मीन्स formation of thick layer of aluminum on the surface of other metal known as anodizing। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑन द मेटल सरफेस, 1 मिनट, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल नोन एज गैल्वेनाइजेशन। जिंक मेटल का अगर लेयरिंग किया गया इसके ऊपर, गैल्वेनाइजेशन हुआ, और एल्युमिनियम का अगर लेयरिंग किया गया तो उसका नाम हुआ एनोडाइजिंग। ये सब कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। वाटर के साथ रिएक्शन हमने बता दिया, और रिएक्टिविटी सीरीज को नोट कर देते हैं, इसको तुम लोग याद कर सकते हो। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ये रहा, हमने कुछ ज़्यादा ही मेटल का नाम दे दिया, आप इसको याद कर सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, स्टेनलेस, पीबी, प्लम्बम या लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, एयू, ये सभी क्या होते हैं? ऑल दीज आर एक्टिव मेटल। अब ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं।
रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। इसका नाम हुआ रिएक्टिविटी सीरीज। मीन्स ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये मेटल उससे कम रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ बीच में होगा, ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन का पोजीशन होगा। जरा अगला टॉपिक हम निकलते हैं। मेटल जितने होते हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग है। अब आप में एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। रीजन ये है केरोसिन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, सो इट इज स्टोर्ड इन सोडियम इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल रिएक्शन कोई नहीं करता है सोडियम के साथ में, इसलिए उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगला, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन विथ स्टीम। इसके पहले मैंने बता दिया 3Fe + 4H2O इन फॉर्म ऑफ स्टीम गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगला है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, ये भी रिएक्शन दिखा दिए थे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और दोनों में कॉमन होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। अब सैंपल ऑफ 4 मेटल ABC वेर टेकन एंड एडेड टू ए फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड। जैसे मेटल ए आयरन सल्फेट में डाला गया, नो रिएक्शन, इसका मतलब आयरन से वो कम रिएक्टिव है, नीचे पोजीशन है उसका रिएक्टिविटी में। कॉपर में डाला गया डिस्प्लेस, तो कॉपर से ऊपर है पोजीशन। जिंक और सिल्वर में कोई एक्शन नहीं हुआ। अगला, आयरन सल्फेट में डाला गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इसका मतलब कि आयरन सल्फेट के कंपेरिजन में, आयरन कंपेरिजन में उसका पोजीशन ऊपर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और किसी में रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक, इस टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर होगा व्हेन ए डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ आयरन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन भी नोट कर देते हैं। Fe HCl FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। देखिए आयरन को जब ये सेल में डाला गया तो फेरस क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बनी। आप में कुछ लोग इसको लिख सकते हैं FeCl3, रियल में FeCl2 Cl3 दोनों बनते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो रही है यही हाइड्रोजन FeCl3 को रिड्यूस कर देता है FeCl2 में, तो ये रिएक्शन आप लिख दोगे, दैट इज गुड। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया था कि व्हिच गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन HCl एडेड विथ रिएक्टिव मेटल। आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। और आयरन के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दो, तो आयरन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो भी वही आएगा, Fe प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स फेरस सल्फेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। मीन्स आयरन धीरे धीरे क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब अगला है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व when zinc is added to a solution of iron second sulfate? Write chemical equation that take place। ये FeSO4 है, उसमें जिंक मेटल को डाला गया, तब क्या होगा। देखिए मैंने ले लिया जिंक मेटल और सोल्यूशन हो गया FeSO4, मेंशन हियर एक्वस, जिंक इज सॉलिड। अब क्या होगा, जिंक
is more reactive than iron, so zinc displaces iron from their aqueous solution and forms Fe solid. क्या होगा, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, अलग हो गया, और जिंक का सल्फेट बन गया, दैट इज ZnSO4. ये कंप्लीट हो गए. ध्यान दीजिएगा, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, सो दे बिहेव एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. नॉन मेटल जनरली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो दे बिहेव एज इलेक्ट्रोनेगेटिव. नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, इसलिए मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, नॉन मेटल और मेटल में रिएक्शन कैसे होगा, इसको ज़रा समझा देते हैं. देखिए, मैंने ले लिया सोडियम और इसको पास कर दिए क्लोरीन. रिएक्शन होने के बाद बना लिया NaCl. कैसे बना, ये देखो, यहाँ पर सोडियम के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1. इसको बहुत ध्यान देना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, और लास्ट में क्या होगा, 1. इट मीन्स यू कैन से दैट सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, 1 हो गया. और Cl के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, Cl का 17, सोडियम का 11. तो 17 मीन्स 2, 8 एंड 7. इसकी आउटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे क्लोरीन को, तो क्या होगा, क्लोरीन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स एटॉमिक नंबर कितना था, 17 था. 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लिया तो कितना हो गया, 18. अब क्लोरीन के नियर वाली इनर्ट गैस क्या है, ऑर्गन है, 18 होता है एटॉमिक नंबर. ये 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो ऑर्गन के बराबर हो गया, स्टेबल हो गया. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो बचा कितना इसके पास में, 10 बचने के रीजन से ये हो गया नियॉन के बराबर, अपने पास वाली इनर्ट गैस के बराबर. तो Cl पर माइनस और Na इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज. देखिएगा, Na प्लस Cl माइनस सोडियम क्लोराइड. जरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो. यू टेक हेयर सोडियम, आउटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, मैंने पहले बता दिया था. यहाँ दूसरा सोडियम हुआ, आउटर में सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ऑक्सीजन है. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. 8 मीन्स हुआ 2 and 6. तो आउटर में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हुए. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 6 2 8 होगा. 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया. देखिए अब क्या होगा, Na प्लस और O पर क्या होगा, माइनस चार्ज. Na2O मीन्स ऐसे कर दो, Na2O सोडियम ऑक्साइड. एक और बताते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे, जैसे मैंने यहाँ बता दिया उसे देख लेना. ऑक्सीजन के आउटर में 6, 1 2 3 4 5 6. इसको 8 होने के लिए 2 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन A, 1 इलेक्ट्रॉन A. तो ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 6 पहले थे, 2 और आगे 8 हो गया. Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, डबल प्लस चार्ज हुआ, और यहाँ पर डबल माइनस चार्ज हो गया, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये आप में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आते हैं. अब प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ देखना, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. क्यों, रियल में NaCl आयनिक कंपाउंड है,
जब सॉलिड इतना बड़ा पीस है NaCl का, उसके बीच यहाँ Na प्रेजेंट, यहाँ Cl प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े बहुत स्ट्रांग फोर्स होगा, इससे नमक बहुत मजबूत होता है। मैंने क्या किया, जो NaCl था उसको अगर जलता हुआ दहकता हुआ कोयला उसमें डाल दिए तो कुछ टाइम बाद बहुत तेज़ी के साथ वो चिटकेगा, क्योंकि उसके बाद बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत हाई होगा, क्योंकि दे आर अटैच विथ ईच अदर मीन्स कैटायन एंड एनायन बाई स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Na प्लस हुआ Cl माइनस, इनके बीच जो फोर्स काम करेगा ऐसे देखो लो, Na प्लस Cl माइनस है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ये बहुत स्ट्रांग होगा, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये दिखाना है कि मेटल इसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं कि नहीं, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, दिया है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करना है, तो कैसे शो करते हैं हम इसको एक दो बता देते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, Na फॉर सोडियम, O फॉर ऑक्सीजन, Mg फॉर मैग्नीशियम। यहाँ देखिएगा सोडियम के आउटर में कितने एटॉमिक नंबर हुआ 11 होने के रीजन से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होगा, ये न्यूक्लियस हुआ, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, इस टाइप में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे 2n स्क्वायर के बेस पर, n मीन्स नंबर ऑफ सेल पहला हो गया, 1 स्क्वायर इंटू 2 2 हो गया, ये n इक्वल टू 2 हुआ, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो मैग्नीशियम के आउटर में 2, 8, 10 हो गया, अब बचा 1, तो सोडियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1, ये क्लियर हो गया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होने पर 2 एंड 6, इट मीन्स ऑक्सीजन के आउटर में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का देखना एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 मीन्स 2, 8 एंड 2, 8 और 2 10 और 2 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दो, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ही हम शो करते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो भी दिया गया है। आगे दिया है सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगला है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। मेटल पर क्या प्लस कर देना, और जो नॉन मेटल होगा माइनस, Na कैटायन हो गया, O एनायन हो गया, या मैग्नीशियम कैटायन हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला, ऑक्सीजन एनायन हो गया नेगेटिव चार्ज वाला। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनी कंपाउंड हैव हाई Mp, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है। एनी कंपाउंड हैव वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, so they have very high Mp and Vp because they need more energy to break the bond present between sodium and chlorine। NaCl ले लो, यानी कंपाउंड, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट केमिकल इक्वेशन टेक प्लेस। FeSO4 पर अगर जिंक मेटल डाला गया क्या बन गया, ZnSO4
प्लस Fe मीन्स आयरन फ्री हो गया। आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वे सॉलिड स्टेट में, जैसे NaCl का पीस हुआ, दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा पीस मैंने नमक का ले लिया, यहाँ पर मेन करंट को लगा दीजिए, इधर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मेन करंट के वायर को यहाँ जोड़ दी, यहाँ टेस्टर लगा कर चेक कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? रीजन ये है कि Na प्लस यहाँ प्रेजेंट है और Cl माइनस सपोज दैट यहाँ प्रेजेंट है, तो Na प्लस Cl माइनस आयन ये प्रेजेंट है, बट दे आर नॉन मोबाइल इन नेचर, ये मूव नहीं कर सकते हैं बेचारे। यहाँ पर Na प्लस प्रेजेंट है, यहाँ Cl माइनस प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं और ये इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। और करंट का फ्लो तभी होगा जब आयन का मूवमेंट होगा। एक कुछ सोल्यूशन में आयन का मूवमेंट होगा तो करंट फ्लो होगा, अगर आयन का मूवमेंट नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है, इट इज़ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ आयन। मगर NaCl को अगर पानी में घोल दिया गया तो पानी में घोलने पर क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस ये वाटर में क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। मीन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयर एज इन सॉलिड स्टेट प्योर स्टेट ऑफ NaCl इट इज अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब सॉल्वेबिलिटी देख लो। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हुआ उसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि नॉन आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हुआ उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि पानी में कैपेसिटी होती है, Na और Cl के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के रीजन से वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। अब जनरली यानी कंपाउंड्स अकर्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड में क्यों मिलते हैं, क्योंकि वे बहुत स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्शंस जुड़े होते हैं और अपना फिक्स को उसको शेप साइज को फिक्स कर लेते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता दिए। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे, जब वो लिक्विड में चले जाएंगे तो क्या होगा, वे शो कर सकते हैं। अब कुछ मेटल का फ्लेम का कलर होता है, ये भी आपको समझा देते हैं। सोडियम मेटल हो गया, इसको अगर बर्न कीजिएगा तो येलो कलर में जलेगा, पीले कलर में। तो सोडियम मेटल का जो फ्लेम होता है किस कलर का होगा, येलो कलर का। अब चलते पोटेशियम मेटल का। पोटेशियम मेटल का जो कलर होगा ये मीन्स वायलेट कलर का। जब जलाएंगे पोटेशियम को तो कैसा कलर होगा, वायलेट कलर का। और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर का होता है। जब बर्न होगा बेरियम मेटल तो थोड़ा ग्रीनिश कलर का बर्न होगा। तो ये हो गए मेटल के, जब बर्न करेंगे तो उनके कलर। रिएक्टिविटी सीरीज बता दिए। अगले क्लास में अब और मिनरल एंड सो ऑन ये सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।